नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्लास लेने जा रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का एक पार्ट है। अर्थशास्त्र विषय अगर इससे आप एमए करते हैं तो उसमें 10 पेपर होते हैं। प्रथम वर्ष 5 और द्वितीय वर्ष 5। इन 10 पेपर्स में से एक पेपर है कृषि अर्थशास्त्र, और ये कृषि अर्थशास्त्र यानी एमए का एक पेपर आपका कक्षा 12 एग्रीकल्चर साइड में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। आप तो जानते होंगे कक्षा 12 मानविकी वर्ग होता है, विज्ञान वर्ग होता है, कॉमर्स और कृषि वर्ग। तो आज हम जो क्लास आपकी कक्षा 12 कृषि वर्ग के लेने जा रहे हैं, इसमें विषय को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, किसने सबसे पहले लिखा। अर्थशास्त्र को लिखने की क्यों आवश्यकता पड़ी, आदि सब प्रश्न हमारे मन में उठते हैं या उठने चाहिए। सबसे पहले अर्थशास्त्र हमारे भारत के ही कौटिल्य जी ने लिखी। आपने सुना होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, लेकिन कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है उसमें अर्थशास्त्र कहीं भी नहीं है। नाम है उसका अर्थशास्त्र, लेकिन उन्होंने किताब और राजनीति पर लिखी है। सिस्टमैटिक तरीके से सबसे पहले एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक को 1776 में प्रकाशित करवाया। 1776 से ही अर्थशास्त्र हमारे समाज के सामने एक विषय के रूप में आई, और तभी से एडम स्मिथ जी को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ और इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। आपके लिए काम होगा, एडम स्मिथ की जो पुस्तक है, पुस्तक के अंतर्गत किस चैप्टर से उन्होंने या किस शीर्षक के नाम से 1776 में प्रकाशन करवाया था, उसको आप सर्च करके, ढूंढ करके, खोज करके कमेंट करेंगे। आपने अभी 27 अप्रैल का हिंदू पेपर पढ़ा होगा, द हिंदू न्यूज पेपर जो आता है इंग्लिश में। अगर नहीं पढ़ा है तो देखना, उसमें अमेरिका रूस पर ब्लेम कर रहा है कि रूस परमाणु जो हथियार हैं उनको इकट्ठा कर रहा है।
और उसके 1-2 दिन पहले चीन पर भी वो आरोप लगा चुका है। अब क्या सत्यता है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये क्यों कर रहा है? अमेरिका जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भी डोमिनेट करता था, आज भी डोमिनेट कर रहा है। आज उसका डॉलर देखिए पूरे विश्व में सबसे मजबूत है। वो सोचता है कि हम पावरफुल हैं, कोई दूसरा न बने। रूस को दबाने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया, या यूं कहें जिसको वो देखता है कि उभर रहा है उसको दबाने के लिए उसके जो पड़ोसी देश हैं उनको सपोर्ट करने लगता है। आज वो समझ रहा है कि चीन विश्व में काफ़ी ऊंचाइयां पकड़ रहा है, तो आज वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया के माध्यम से वो चीन को घेर सकता है। याद करिए 1965, आप पूछिए अपने बड़े लोगों से जो आपसे उम्र में बड़े हैं, 1965 का जो युद्ध हुआ हमारा पाकिस्तान के संग, उस युद्ध के समय अमेरिका था तो हमारे पक्ष में, लेकिन वो ऊपरी मन से था, अंदर मन से पाकिस्तान के साथ था और गेहूं देने से मना कर दिया था। भारत ने गेहूं मांगा तो खाने के लिए गेहूं नहीं दिया। तब वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अब जब वो देख रहा है कि चीन बढ़ रहा है तो उसको दबाने के लिए, चाहे वो 5G टेक्नोलॉजी हो, उस पर आरोप लगाता है कि ये टेक्नोलॉजी गलत है, इसमें ये खामियां हैं। जब हम रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदते हैं तब भी बताता है उससे मत खरीदो। कहीं ना कहीं दिखाता तो कुछ है लेकिन सोच कुछ है। सोच मेन उसकी ये है कि हम विश्व में पावरफुल रहें, हम पैसे वाले रहें और सब पर हम शासन करते रहें। बहुत समय पहले, आज के 3500 साल पहले मान के चलिए, जब ऋग्वैदिक काल था तो उस समय पैसा नहीं था। तब उस समय किसी चीज का आदान प्रदान वस्तु विनिमय में होता था। अर्थात किसी से अगर हमको कुछ ज़रूरत है तो हमारे पास अगर ये पेन है तो पेन हम ये देंगे और उसके बदले में वो चीज़ हमको देगा। वस्तु विनिमय होता था। थोड़ा और बढ़ा, हाथी और गायों का आपस में आदान प्रदान हुआ। हाथी दे दो, 1000 गायें ले लो। लेकिन समस्या हो रही थी कि आप सोचिए अगर मुद्रा ना हो तो मुद्रा ना होने से हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। मान लो कोई ये व्यक्ति और एक ये व्यक्ति, इसके पास 1000 गायें हैं और इसके पास एक हाथी। अब ये अपना हाथी बेचना चाहता है तो इसका ये हाथी अन्य कोई नहीं खरीदेगा।
इनके पास 1000 गायें हैं। ये सोच रहे हैं कि इनको बेच के हमें हाथी खरीदना है। जब ये सोच होगी तभी आपस में ये म्यूचुअल जो विनिमय है वो कर सकते हैं, माने एक्सचेंज, अदला बदली। ये 1000 गायें इनको दे दें और ये 1 हाथी इनको दे दें। ऐसी ही समस्याएं हो रही थी। फिर सिक्के चलना शुरू हुए, सोने के बने, चांदी के बने, धातुओं के बने, कहने का मतलब। उसके बाद में ये पत्र मुद्राएं जो आप देख रहे हैं। ₹100 का नोट, 2000 का नोट। अब पत्र मुद्रा से भी बढ़कर मुद्रा चल रही है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये कह रहे हैं कि पत्र मुद्रा से भी आगे बढ़ के मुद्रा आ गई। वो कौन सी मुद्रा है? वो मुद्रा है चेक या हुंडी। आप देखते हैं कि जो काम आपका नोट करती है वही काम एक चेक करती है। तो आइए देखते हैं। प्रथम बिंदु हमारा है अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है? मनुष्य का जब से जन्म होता है और मृत्यु तक वो कुछ न कुछ करता ही रहता है, कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाएं करता रहता है। आवश्यकताएं असीमित हैं, संसाधन सीमित हैं। तो इन सीमित संसाधनों में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी वो प्रयत्न करता है या आर्थिक क्रियाएं करता है, उन सारी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। एक चीज ये ध्यान रखना कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स सैद्धांतिक पक्ष है और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था अप्लाइड पक्ष है। जैसे संविधान सैद्धांतिक पक्ष है और उस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या कैसे लागू हो रहा है, कैसे समाज उसको अपना रहा है, उस अपनाने की व्यवस्था को राज व्यवस्था बोलते हैं। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था, संविधान राज व्यवस्था। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र में मनुष्य की सारी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आर्थिक क्रियाएं जिन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि सारी आर्थिक क्रियाएं वैधानिक होनी चाहिए, या ये कहें, इससे पहले ये समझ लें कि क्रियाएं होती हैं 2 प्रकार की, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब जो धन कमाने के उद्देश्य से क्रिया की जाए वो आर्थिक क्रिया है। जैसे हम अगर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं
तो कॉलेज में हम धन प्राप्त करने की लालसा से पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार कॉलेज में हमारे द्वारा पढ़ाना या वकील द्वारा केस लड़ना, डॉक्टर द्वारा मरीज को देखना, अगर इस उद्देश्य से कर रहा है कि हमें पैसा चाहिए, तो वो आर्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं बिल्कुल इसी के विपरीत, जैसे देश प्रेम। देश प्रेम माता पिता की सेवा या माता पिता द्वारा अपने बच्चे का पालन पोषण, यानी हम ये कह सकते हैं कि जहां पर हमारा कुछ स्वार्थ लगा हो, ऐसा समझिए, जहां पर हमारा कुछ स्वार्थ लगा हो वो आर्थिक क्रिया है, और जहां पर स्वार्थ न लगा हो वो अनार्थिक क्रिया है। और सही रूप में देखा जाए तो इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो बिना स्वार्थ के हो। स्वार्थ तो लगा ही होता है, कहते हैं सिर्फ, जिससे कहा यह जाता है कि माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण निस्वार्थ भाव से करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कहने के लिए कहा जाता है, लेकिन स्वार्थ लगा है। स्वार्थ ये लगा है कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारा लड़का ये हमें सहयोग करेगा, हमारी सेवा करेगा, ये स्वार्थ लगा हुआ है। लेकिन आपको अर्थशास्त्र में यही यहाँ पर ये पढ़ना है कि जिन कार्यों को हम आर्थिक उद्देश्य के साथ करते हैं वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, और जिन कार्यों को हम धन न कमाने के उद्देश्य से करते हैं उनको अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे देश प्रेम है, सिनेमा देखना है, व्यायाम करना है, टहलना है। तो यहाँ पर हमारी कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं है कि नहीं हमें पैसा मिले इसके बदले में, या हमारे पर ही उदाहरण मान लो, अगर हम कॉलेज में पढ़ाते हैं फीस लेकर के तो ये आर्थिक क्रिया हुई, लेकिन हमें अगर अपने बच्चे को घर पर पढ़ाएं तो उससे हम पैसे तो नहीं लेंगे, तो इस जगह पर ये अनार्थिक क्रिया हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में भेद, दूसरा पॉइंट हम देख रहे थे। पहली चीज, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र में मनुष्य के द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का, इसका अध्ययन करते हैं सिर्फ। ये तो केवल समझाने के लिए कि क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। इन दोनों चीजों का अर्थ समझा दिया आपको कि क्या होता है आर्थिक क्रियाएं, क्या होती है अनार्थिक क्रियाएं, उदाहरण भी कुछ दे दिए। अब देखते हैं धन से संबंध। आर्थिक क्रियाओं का धन से संबंध और अनार्थिक क्रियाओं का धन से संबंध। अभी हमने बताया आपको कि जब मनुष्य धन कमाने के उद्देश्य से कोई काम करता है तो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उसका कार्य आता है। तो जब आर्थिक क्रियाओं से आ रहा है, उधर हम परिभाषा भी बता चुके हैं, इसको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, तो धन से तो इसका सीधा संबंध हो गया, क्योंकि अर्थशास्त्र एडम स्मिथ के अनुसार धन का विज्ञान है। अब जब अनार्थिक क्रियाएं हैं, इधर अनार्थिक क्रियाओं का धन से क्या संबंध है। जब इसमें धन का कोई रोल ही नहीं है,
हम अपने बच्चे को घर पर पढ़ा रहे हैं तो पैसा तो ले नहीं रहे, तो जब पैसा ले नहीं रहे तो हम अध्ययन किस बात का करें? तो इसका संबंध नहीं है। मतलब आर्थिक क्रियाओं का धन से संबंध है, सीधा संबंध है, आप गुण लगा सकते हैं इसका इसके संग, लेकिन अनार्थिक क्रियाओं के संग धन से संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? अनार्थिक क्रिया है, और अर्थशास्त्र में हम केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करेंगे। मुद्रा द्वारा मूल्यांकन, जब धन का हम अध्ययन करेंगे तो इसको हम माप भी सकते हैं कि भारत में कितना पैसा है या हमारे पास कितना पैसा है, हमने कितना कमाया। और जब अनार्थिक क्रिया को जब हमने धन से हमारा संबंध ही नहीं है तो इसको हम माप भी नहीं सकते। या यूँ कहें देश प्रेम, सुभाष चंद्र बोस का भारत के प्रति कितने रुपए का देश प्रेम था, कोई बता सकता है? नहीं नाप सकते। अर्थशास्त्र में अध्ययन इसका किया जाएगा, अभी बता चुके, इसका नहीं किया जाएगा। वैधानिक उद्देश्य, वैधानिक उद्देश्य के हिसाब से देखें तो आर्थिक क्रियाओं में जो उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा जिनकी कानून इजाजत देता है। हाँ, तो पुनः देखते हैं, कनेक्शन कट गया था। बात कर रहे थे कि आर्थिक क्रियाओं में उन्हीं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वैधानिक होती है। लेकिन इसमें वैधानिक उस उद्देश्य से देखा जाए तो ऐसी क्रियाएं जो वैधानिक उद्देश्य से ना की गई उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। यानी जैसे चोरी है, डकैती है, रिश्वत है, इन चीजों को अनार्थिक क्रियाओं में रखा जाता है। गौर करना इस बात पर। बात क्या है कि एक तरफ हमने क्या बताया आपको कि अध्यापक द्वारा अपने बच्चे को घर पर पढ़ाना अनार्थिक क्रिया है। देशभक्त द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा देश की सेवा करना निष्काम भाव से अनार्थिक क्रिया है। और इधर चोरी डकैती, ये जो गलत काम है, ये भी अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसको इससे मत जोड़ देना। कहने का मतलब है, हमने अभी बताया आपको कि इसमें अनार्थिक क्रिया में लिखने में तो आपको ये लिखा मिलेगा कि वैधानिक उद्देश्य से के अंतर्गत अगर देखें तो इसमें गलत क्रियाएं रखी जाती हैं वैधानिक उद्देश्य की दृष्टि से। यानी इसमें पॉजिटिव आर्थिक क्रियाओं में और इसमें निगेटिव या इसमें कट लगा दें। और जब हम कमाने का अर्थ ले रहे हैं तो दूसरा होगा। उदाहरण ले रहे हैं तो इसमें अलग अलग पहुंचेंगे। इन डॉक्टर्स को और रिश्वत चोरी इनको आपस में मत जोड़ देना। अब अगला हमारा बिंदु है कुछ सामान्य बातें कि हम जिन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे उसमें किसका किसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें मनुष्य की ही आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य की ही आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। इसमें कोई पशु पक्षी द्वारा की गई क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, देखिए पॉइंट लिखा है, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। सामाजिक मनुष्य का अध्ययन होगा।
जो समाज में रहता है, जिसने अपने आप को समाज से अलग कर दिया, जैसे साधु संत हैं, हिमालय की कंदराओं गुफाओं में रह रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या सिस्टम है, उसका अध्ययन इसमें नहीं किया जाएगा अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में वास्तविक मनुष्य का अध्ययन किया जाएगा, जिसके ब्लड हो, मांस हो, हड्डी हो, जीवित हो। ऐसा नहीं कि भूत प्रेत की कोई कहानी है उसका आप अध्ययन करने लगे। अर्थात इसमें दिखाई देने वाले व्यक्ति का अध्ययन किया जाएगा। और अगला जो पॉइंट है, इसमें सामान्य मनुष्य का अध्ययन किया जाएगा। सामान्य मनुष्य, इसमें ऐसे व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया जाएगा जो कंजूस हो या लिमिट से अधिक खर्चीला हो। इस टाइप के व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया जाता। इसमें सामान्य मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। तो आज का हमारा ये वीडियो लगभग 20-25 मिनट का रहा होगा। अभी तो हम केवल समझे हैं अर्थशास्त्र। फिर से एक बार देख लीजिए। एक पॉइंट हमने ये समझा है अर्थशास्त्र क्या है। दूसरा, आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में भेद, इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट थे। और तीसरा हमने देखा है कि अर्थशास्त्र के संबंध में जो सामान्य अध्ययन की बातें हैं, सामान्य पॉइंट हैं, बिंदु हैं, वो कौन कौन से हैं। अब हम इसके बाद में अर्थशास्त्र की परिभाषाओं पर आएंगे। ठीक है। और आप लोग कमेंट करिएगा। दूसरी चीज एक ये कहना है आप लोगों से कि आप लोग जब नोट्स बनाएं तो नोट्स बनाते समय ये ध्यान रखिए कि ऐसा नोट्स बनाएं कि जो पूरा अर्थशास्त्र, आपका कृषि अर्थशास्त्र विषय है, किताब में तो 400-500 पेज होंगे, हो सकता है अधिक हो। आप ऐसा नोट्स बनाएं कि 4 घंटे या 5 घंटे में उसको रिवीजन कर सकें। उसका नोट्स ऐसा ना बनाएं कि वो 500 पेज का है, उसको तुमने 250 पेज का कर दिया। तो नोट्स बनाने से फ़ायदा ही क्या है कि 3 दिन में उसको रिवीजन कर रहे हैं। परीक्षा अगर है तो परीक्षा के हम 4 घंटे पहले अगर चाहें तो इतने में रिवीजन कर लें। ठीक है, धन्यवाद।